नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तराखंड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सोमवार 22 सितंबर 2025 को देहरादून में छात्रों और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि जिन लोगों ने महीनों मेहनत की उन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान हुआ। उनका आरोप था कि राज्य में एंटी चीटिंग कानून चोरी और माफियाओं को रोकने में फेल रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूकेएसएससी का पेपर रविवार को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 30 मिनट पहले लीक किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक हाकम सिंह पहले भी 2012 में पेपर लीक का मास्टरमाइंड रह चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली की बदनामी कर रहे हैं और चीटिंग माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के एंटी चीटिंग कानून और हाकम सिंह को जमानत मिलने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार माफियाओं के साथ साठगांठ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देहरादून में जेएनजी का पेपर लीक को लेकर देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने मुस्लिमों को गरबा और रास में भाग न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुरान में मूर्ति पूजा मना है और अगर मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है तो उन्हें हिंदुओं द्वारा आयोजित गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद एआईएमएम और महाराष्ट्र कांग्रेस ने उपाध्याय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बयान धार्मिक सौहार्द और समाज में भाईचारे के खिलाफ है। बता दें, नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक चलता है और इसमें रास गरबा जैसे कार्यक्रम होते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आनंद विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट से नामों की कथित अवैध डिलीशन की जांच अब कानूनी मोड़ ले सकती है। पुलिस ने संकेत दिया है कि डेटा हासिल करने के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये वही सीट है जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के तहत किया था। राज्य के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने चुनाव आयोग पर अहम जानकारी रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के डिजिटल ट्रेल और टाइम स्टैम्प से दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई है कि भारत और अमेरिका मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड के जरिए सहयोग भी शामिल है। बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका के लिए भारत के रिश्ते बहुत अहम हैं। मार्को रूबियो ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवा, महत्वपूर्ण खनिज और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अन्य विषयों में भारत सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बता दें, सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने से पहले जयशंकर और रूबियो की मुलाकात हुई। दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। एक शख्स से 22 करोड़ 92 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। 7 परतों में 4,236 लेन देन किए गए। दिल्ली में 78 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी नरेश मल्होत्रा के साथ 22 करोड़ 92 लाख रुपए की डिजिटल धोखाधड़ी हुई। 6 हफ्तों में 4,236 लेन देन और 21 बार आरटीजीएस ट्रांसफर के जरिए ये रकम 16 अलग अलग बैंक खातों में भेज दी गई। धोखेबाज खुद को ईडी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर नरेश मल्होत्रा को डराते थे। उन्हें हर खर्च के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। नरेश मल्होत्रा ने अंततः 19 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई। जांच में पता चला कि सेंट्रल बैंक से 9 करोड़ 68 लाख, एचडीएफसी बैंक से 8 करोड़ 34 लाख और कोटक महिंद्रा बैंक से 4 करोड़ 90 लाख रुपए निकाले गए। अब तक केवल 2 करोड़ 67 लाख रुपए फ्रीज किए जा सके हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा फलस्तीनियों का अधिकार है, न कि एक इनाम। गुटेरेस ने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा न देना दुनिया भर के चरमपंथियों के लिए एक तोहफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 राष्ट्र सिद्धांत ही इजराइल और फलस्तीन के बीच स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। अमेरिका ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा फलस्तीनी राज्य को मान्यता देना सही नहीं है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस कदम से असहमत हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव
कैरोलाइन लिविट ने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि यह कदम गजा में बंधकों की रिहाई में मदद नहीं करेगा और न ही युद्ध को खत्म करेगा। इसके बजाय यह हमास को इनाम देने जैसा है। ट्रंप इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में विस्तार से अपने विचार रखेंगे। उन्होंने कहा ये केवल बातों का खेल है और कुछ मित्र और सहयोगी पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर अगले महीने अक्टूबर 7 से 9 के बीच मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर के बीच शिखर वार्ता होगी। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब करीब 2 महीने पहले ही पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे और वहां भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि ये समझौता अभी ब्रिटेन की संसद से मंजूरी का इंतजार कर रहा है और 2026 से लागू होने की उम्मीद है। कनाडा पुलिस ने इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन की कमान संभाल रहा था। गोसल को आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का कनाडा का कोऑर्डिनेटर माना जाता है और उसके रिश्ते प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी हथियारों से जुड़े मामलों में की गई है। माना जा रहा है कि यह कदम कनाडा के पिछले रुख से बड़े बदलाव का संकेत है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले हफ्ते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रॉइन के बीच दिल्ली में अहम बातचीत हुई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गो तस्करी के शक में एक 35 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला 15 और 16 सितंबर की रात करीब 3 बजे का है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर के आसिफ बाबू मुल्तानी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आसिफ अपने कजिन मोहसिन के साथ भीलवाड़ा की लांबिया रेला मंडी से पशु खरीद कर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और बुरी तरह पीटा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने आसिफ के पास रखे 36,000 रुपए लूट लिए और उसके फोन से परिवार वालों को कॉल कर 50,000 रुपए और मांगे। आसिफ के भाई ने 17 सितंबर को बनेरा थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित अन्य निवासियों का अनशन आज 14वें दिन प्रवेश कर चुका है। इन लोगों का इरादा इसे कुल 35 दिनों तक जारी रखने का है। आंदोलनकारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। लेह बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष और लेह एपेक्स बॉडी के सह संयोजक चेरिंग डोरजे लाक्रुक ने 22 सितंबर को लेह से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग अब बेचैन हो रहे हैं और हालात हमारे हाथ से बाहर हो सकते हैं। अब तक हमारा अनशन और विरोध शांतिपूर्ण रहा। पिछले अनुभव से पता चलता है कि अगर हम दबाव नहीं बनाते तो सरकार हमें हल्के में लेने लगती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.